हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 16 तारीख से शुरू हो रहा है और ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये इतिहास सब्जेक्ट का लेकर आया हूँ और ये 12वीं क्लास का एक इतिहास सब्जेक्ट का ऊपर एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही शानदार ये जो है क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी खोज कर इसको चुन कर निकाल कर लाया हूँ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आने का इसका बहुत ज़्यादा चांस है। मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे समझा दूंगा ना कि फिर आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप मेरा वीडियो को सुनकर इसको आसानी से लिख सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूं। आप अभी जाइए हमारे चैनल को प्लेलिस्ट को जाकर देख कर आइए, चैनल के प्लेलिस्ट का जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री। ठीक है, आप उसमें देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व किया हूं। यदि आप उन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में आप मेरे को बताइएगा और मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आकर आप मेरे से जुड़िएगा। मैं वहाँ पर आपको व्हाट्सअप से अपना पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त था ये अंग्रेजों का यानी गोरे अंग्रेजों का एक काला चाल था। इन्होंने क्या किया था कि भारतवासियों के किसानों से, जब ये तो अपने मनमानी ढंग से कर वसूली कर ही रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भूमि राजस्व के रूप में उन्हें कुछ खास पैसा मिल नहीं रहा है और जो उनका जो वसूली हो रहा है वो एक निश्चित पैमाने पर नहीं हो रहा है। कभी कभी होता क्या था कि अधिक फसल पैदावार अच्छा होने से कर उनको अच्छा मिल जाता था, लेकिन जैसे मौसम खराब होने की वजह से फसलें जो होती थी खराब हो जाती थी तो उन्हें कर के रूप में काफ़ी कम मिलता था। इससे अंग्रेजों को ना अच्छा नहीं लगा। वो चाहते थे ना कि जो भूमि से, जो किसानों से कर के रूप में जो पैसा आता है वो एक निश्चित आए, चाहे उनका पैदावार अच्छा हो या ना हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनका बस पैसा निश्चित रूप से आना चाहिए। इसके लिए जो उनका एक अंग्रेज था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना हम जमीनों को क्या करें, भारतीयों को ही जमींदारों को दे दे, यानी भारत के जो जमींदार थे उन्हीं को दे देते हैं कुछ वर्षों के लिए। तो उन्होंने उसको क्या किया, 10 वर्षों के लिए दे दिया और एक निश्चित पैसा उनको निर्धारित कर दिया कि मैं आपको इतना ज़मीन दे रहा हूं और इतने ज़मीन के लिए आपको प्रत्येक साल इतना रुपया देना होगा। अब जमींदार जब वो ज़मीन को ले लेते थे तो जमींदार उस ज़मीन पर किसान अपना खेती करते थे और उसी खेती से ये जो जमींदार थे, जो किसान खेती करते थे, उनसे कर वसूली वो लोग करता था। तो अब ये जो जमींदार थे वो एक निश्चित रुपया वो अंग्रेजी सरकार को दे देते थे अस्थाई बंदोबस्त के तहत। उसके बाद वो जितना भी रुपया देते थे उससे कई गुना ज़्यादा वसूलने का प्रयास वो किसानों से करते थे। इसमें अब सरकार कुछ नहीं बोलेगी, उनको जितना भी कर लेना है बढ़ाकर ज़्यादा करके वो किसानों से ले सकते हैं। तो यही था आपका अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त आने से ये जो अंग्रेजी सरकार का कृषि से जो होने वाला आय था वो कई गुना बढ़ गया था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अस्थाई बंदोबस्त को आप लिखोगे कैसे, आप तो इसको अपने भाषा में समझ लिए, अब लिखोगे कैसे थोड़ा ये ध्यान दीजिए। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, भारतीय अर्थनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक। चलिए देखिए, सन 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसे एक मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह भू राजस्व व्यवस्था में आवश्यक सुधार करे। देखिए वही माने सुधार करे ताकि निर्धारित भू राजस्व नियमित रूप से और ठीक समय पर वसूली किया जाए। कॉर्नवालिस ने भू राजस्व अथवा लगान के संबंध में, माने भू राजस्व को आप लगान भी बोल सकते हैं,
के संबंध में अस्थायी व्यवस्था करने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने 10 वर्षों के लिए लगान निश्चित कर भूमि जमींदारों को दे दिया। इसके बाद 1993 ईस्वी में जमींदारों को भूमि का अस्थायी अधिकार दे दिया गया। वह व्यवस्था आगे चलकर माने अस्थाई बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानी गई। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के गुण या लाभ। इतिहासकार मार्शमैन ने इस व्यवस्था के संबंध में लिखा है, यह एक दृढ़ साहसी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था। संक्षेप में इस व्यवस्था के निम्नलिखित गुण थे। आप देखिए, सरकार की आय का निश्चित होना, माने सरकार का आय एक निश्चित हो गया। अस्थाई प्रबंध के अंतर्गत भू राजस्व की रकम निश्चित कर दी गई थी, अतः सरकार की आय निश्चित हो गई। इस निश्चित आय के आधार पर आसानी से वार्षिक बजट बनाया जा सकता था। जो मैं आपको बोला था कि अब उनका आय क्या हो गया, का निश्चित हो गया था, क्योंकि वो जो थे अपना जो भूमि थे वो जमींदारों को दे दिया था और जमींदारों से वो इकट्ठा पैसा ले लेते थे। अब जितना लाभ हो या हानि हो, जो भी हो, वो जो जमींदार है वो किसानों से समझे। ठीक है, तो उनके लिए अब बजट बनाना आसान हो गया था अंग्रेजों के लिए। उसके बाद देखिए कि प्रशासन के कार्यभार में कमी। अब कार्यभार में तो कमी आएगी ना, क्योंकि इनका जो जमीन से जो जुड़ा हुआ काम था अब तो ये जमींदार ले लिए, खुद अंग्रेज ही ले लिए, तो अब उनका तो कार्यभार कम होगा ही अंग्रेजों का। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने एवं सरकारी खजाने में जमा कराने का दायित्व जमींदारों को दे दिया गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप प्रशासन के कार्यभार में कमी आ गई। अब जब सारा काम भारतीय ही करेंगे तो उनका तो काम आसान हो ही जाएगा। उत्पादन तथा समृद्धि में वृद्धि। भूमि का स्थायी स्वामी बनने के बाद जमींदारों ने भूमि तथा उत्पादन की स्थिति में रुचि लेकर उसे सुधारने का उचित प्रयास किया। वनों को साफ करने के अतिरिक्त बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार सकल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जो बंगाल के लोगों को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध भी हुई थी। ब्रिटिश सरकार को स्थिरता प्रदान करने में सहायक। अस्थायी बंदोबस्त ने राज्य भक्त जमींदारों की एक श्रेणी तैयार कर दिया। इस वर्ग ने अंग्रेजों का समर्थन कर ब्रिटिश सरकार को भारत में स्थिरता प्रदान करने में सहायता भी दी थी। यहाँ तक कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भी अधिकांश जमींदारों ने सरकार का साथ भी दिया था। आगे देखिए, अस्थाई बंदोबस्त की हानियाँ यानी दोष। T.R. होम्स का कथन है कि अस्थाई भूमि व्यवस्था एक भयंकर भूल थी। इतिहासकार बेबरिज, रेमजे मेयोर इत्यादि ने भी इस व्यवस्था की कटु आलोचना की है। संक्षेप में इस व्यवस्था में निम्नलिखित खामियां विद्यमान थी। देखिए, कृषकों के हितों की उपेक्षा। अस्थाई भूमि प्रबंध में कृषकों के अधिकार एवं हितों का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया था। उन्हें पूर्ण रूप से जमींदारों के दया पर छोड़ दिया गया था, जो मैं आपको अभी समझाया हूँ। जमींदारों ने उन पर अनेक अमानवीय अत्याचार करके अधिक से अधिक धन बटोरने का कार्य किया। इस संबंध में इतिहासकार बेवरिज ने लिखा है, जमींदारों के साथ अस्थाई प्रबंध करके और किसानों के अधिकारों की पूर्ण रूप से उपेक्षा करके बहुत बड़ी भूल तथा अन्याय किया गया। ठीक है, राज्य के भावी हितों की उपेक्षा। समय के साथ साथ भूमि से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि होने लगी, परंतु भू राजस्व के रूप में राजकीय भाग निश्चित था, पैसा भी नहीं मिल सका। सामान्य जनता पर अन्य करों का भारी बोझ। समय के साथ साथ सरकारी व्यय में वृद्धि होती गई, लेकिन जमींदारों से प्राप्त सरकार की आय स्थिर रही, अतः सरकार को व्यवस्था चलाने हेतु किसानों के साथ सामान्य जनता पर अन्य प्रकार के कर लगाने पड़े। इस दृष्टि से यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी। तो
तो आप लोग ये अस्थाई बंदोबस्त के बारे में समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।